रॉबर्ट ग्रीन की किताब युद्ध की 33 रणनीतियां। ये किताब सिर्फ आर्मी जनरल्स के लिए नहीं है। नहीं, ये हम सबके लिए है। उन लोगों के लिए जो जिंदगी की मुश्किलों का सामना एक चैंपियन की तरह करना चाहते हैं। तो चलिए आज इस शानदार किताब के कुछ सबसे जरूरी आइडियाज पर नजर डालते हैं। ग्रीन एक सीधी और सच्ची बात कह रहे हैं कि जिंदगी में टकराव तो होगा ही, उससे बच नहीं सकते। पॉइंट ये नहीं है कि हम टकराव से बचे, बल्कि ये है कि हम उसका सामना कैसे करते हैं। इसी से तय होता है कि हम कामयाब होंगे या नहीं। तो फिर सवाल ये है कि जीता कैसे जाए। और देखिए, इसका मतलब दुखी या नेगेटिव होना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है तैयार रहना, ये समझना कि इस खेल के नियम क्या हैं और फिर उन नियमों को अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्रीन का सबसे पहला और जरूरी नियम वो कहते हैं कि हमें एरिस की तरह सोचना बंद करना होगा। एरिस जो युद्ध के देवता थे, जो सिर्फ गुस्से और ब्रूट फोर्स पर चलते थे। इसकी जगह हमें एथेना को अपनाना चाहिए, जो स्ट्रैटेजी यानी रणनीति की देवी थीं, बुद्धि और चालाकी की प्रतीक। तो असल मकसद क्या है? मकसद है एक रणनीतिक योद्धा बनना, एक ऐसा इंसान जो किसी भी मुश्किल सिचुएशन को बड़ी समझदारी और स्मार्ट तरीके से हैंडल कर ले। सीधी सी बात है, ये लड़ाई ताकत की नहीं, दिमाग की है। यहाँ पर फर्क बिल्कुल साफ दिखता है ना? एक तरफ है एरेज, जिनका स्टाइल एकदम ब्रूटल और रिएक्टिव है, मतलब हर चीज का जवाब बस गुस्से और ताकत से देना। और दूसरी तरफ है एथेना, जिनका तरीका सोचा समझा और प्रैक्टिकल है। ये फर्क है बस आक्रामक होने और स्मार्ट होने के बीच का। लेकिन दूसरों को जीतने से पहले हमें खुद को जीतना पड़ता है। रॉबर्ट ग्रीन का यही तर्क है। वो कहते हैं कि सबसे बड़ी और सबसे जरूरी जंग हमारे अपने दिमाग के अंदर लड़ी जाती है, हमारी भावनाओं और हमारी कमजोरियों के खिलाफ। इसी से जुड़ी एक बहुत दिलचस्प स्ट्रैटेजी है, डेथ ग्राउंड स्ट्रैटेजी। इसका मतलब है खुद को जानबूझकर ऐसी सिचुएशन में डालना जहां से पीछे हटने का कोई रास्ता ही ना हो। सोचिए, जब पीछे जाने का कोई ऑप्शन ही नहीं होता, तब इंसान एक बिल्कुल अलग ही लेवल पर लड़ता है। इसका एक जबरदस्त ऐतिहासिक उदाहरण है 1519 में हर्नान कॉर्टेस का। उसने क्या किया? उसने अपने जहाज ही जला दिए। अब उसके सैनिकों के पास कोई चारा नहीं था, या तो एज़टेक को हराओ या मरो। पीछे हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यही इस स्ट्रैटेजी की ताकत है। तो जब हम अपने अंदर के इस मैदान जंग में जीत हासिल कर लेते हैं, तब हम इन्हीं प्रिंसिपल्स को बाहरी दुनिया में अपने विरोधियों से निपटने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि जवाबी हमले की रणनीति। ये पूरी तरह से सब्र यानी पेशेंस का खेल है। हमला करने के बजाय सामने वाले को पहली चाल चलने दो। उन्हें उकसाओ कि वो कोई गलती करें, और जैसे ही वो गलती करते हैं, आप उनकी कमजोरी का फायदा उठा लो। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण मोहम्मद अली की रोप डोप स्ट्रैटेजी है, जॉर्ज फोरमैन के खिलाफ। अली ने क्या किया? उन्होंने फोरमैन को बस मुक्के मारने दिए, खुद को थकाने दिया, और जब फोरमैन पूरी तरह थक गया, तब अली ने पलटवार किया और मैच जीत लिया। तो ये सारी रणनीतियां बहुत पावरफुल टूल्स हैं, और किसी भी पावरफुल टूल की तरह इनका इस्तेमाल अच्छे के लिए भी हो सकता है और बुरे के लिए भी। और यहीं से बात आती है नैतिकता की। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये किताब चालाकी सिखा रही है, मैनिपुलेटिव होना सिखा रही है? और ये सवाल आना बहुत स्वाभाविक है जब हम इस तरह की टैक्टिक्स की बात कर रहे हैं। देखो, ग्रीन का तर्क है कि ये किताब अनैतिक नहीं बल्कि नैतिक रूप से तटस्थ है। मतलब ये सिर्फ ये बताती है कि पावर और टकराव असल में काम कैसे करते हैं, ये नहीं बताती कि उन्हें कैसे काम करना चाहिए। इन रणनीतियों का इस्तेमाल सही तरीके से करना है या गलत तरीके से, ये फैसला तो पढ़ने वाले का है। और ये बात हमें किताब के सेंट्रल आइडिया पर वापस ले आती है कि असली स्ट्रैटेजी जो है वो साइकोलॉजिकल होती है। इसका लेना देना ताकत या मसल से नहीं है, बल्कि इंसानी फितरत को समझने और उसे अपने हिसाब से मोड़ने से है। तो आखिर में बात एक चॉइस पर आकर रुक जाती है। जिंदगी के इस खेल में एक मोहरा बनना है जो बस दूसरों की चालों पर रिएक्ट करता रहे, या फिर एक खिलाड़ी बनना है जो अपनी किस्मत खुद लिखे। ग्रीन की ये किताब हमें वो सारे औजार देती है। अब उनका इस्तेमाल कैसे करना है, ये हम पर है।